और चलिए बड़ी बहस की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान शिमला से जो हैं जुड़ चुके हैं। जीएस तोमर साहब है जो कि कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, तो वही करण नंदा जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। सबसे पहले आपके पास जीएस तोमर साहब, क्योंकि सरकार है उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग है, ऐसा होता नहीं लेकिन ऐसा हो गया। इसके बाद सरकार पर ही संकट मंडराने लगे हैं, तो क्या ये माने कि संकट के बादल पूरी तरह से छटे हैं, 5 साल चलेगी सरकार, या फिर बीच में भी स्थिति डामाडोल हो सकती है? किरण जी, एमएच1 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और भाजपा की तरफ से जो आज प्रवक्ता जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश से ये सबक लेना चाहिए। जो उन्होंने देश भर में ये लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम सिलसिला जो शुरू हुआ है, उस पर हिमाचल प्रदेश में जो है विराम लगा है। और इनको हिमाचल प्रदेश में हुई विफलता के चलते, हिमाचल प्रदेश में हुई घटना के चलते जो इन्होंने मुंह पर खाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे एक बड़ा सबक लेना चाहिए और जो जनमत उसका सम्मान करना चाहिए। जो जनता ने जो किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में जो जनमत किया है उसका सम्मान करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की हत्या करने का जो ये काम जो सिलसिला ये शुरू हुआ है देश भर में, ये बंद करना चाहिए। मुझे गर्व है हिमाचल प्रदेश पर कि मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। आप बोल रहे हैं जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये तो आपकी ही पार्टी के विधायक है ना, आपके ही पार्टी के नेता है ना जो पार्टी छोड़ रहे हैं। नाराजगी थी, यानी कि आप नहीं संभाल पाए। देखिए किरण जी, नाराजगी होना एक अपने पार्टी के अंदर ये सभी में चलता है, ये भारतीय जनता पार्टी में भी नाराजगी रहती है, पर नाराजगी का फायदा उसका विद्रोह करवाना, उसको प्लानिंग के तहत सरकार को गिराना, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचना और जनमत का जो है अपमान करना, ये आप भारतीय जनता पार्टी ने जो हिमाचल में किया और जो इनको मुंह की खानी पड़ी, ये यहाँ से ये सबक सीखे। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या सरकार चलेगी, बिल्कुल सरकार चलेगी, 5 साल सरकार चलेगी। और जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उन्होंने जो ईमानदारी का जो परिचय दिया है, उन्होंने जो खुले मन से वो भाई जो 6 भाई कांग्रेस पार्टी से जो भटक चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रलोभन में आए हुए हैं, वो किसी भी तरह का उनको प्रलोभन हो सकता है, उनको भी हमने खुले मन से कहा है कि वो अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं। उनके लिए वापसी का दरवाजा भी खुला है। हमारा ये मानना है कि यानी बाकी जो विधायक हैं उनको वापसी ले सकते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो अपने जो फैसले पर पुनर्विचार करें। उनको, हमारे छोटे भाई है, बड़े भाई है, गलतियां सबसे होती है। अगर उनको लगता है कि अगर उन्होंने गलत हो गया, उनसे गलती हुई है, वो किसी बहकावे में आ गए, किसी प्रलोभन में आ गए, किसी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी का ये बड़ी सोच है, बड़ा दिल है, जिसके चलते जो है इस गलती को माफ किया जा सकता है। देखिए किरण जी, वापस लौटेंगे आपके पास। करण नंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी ने जनमत यानी कि जनता की तरफ से जो आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है, उस पर कहीं ना कहीं आप धूमिल और एक धूल चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यानी आप लोगों का जो ऑपरेशन लोटस है, जिसकी बात आज प्रतिभा सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जब तमाम पर्यवेक्षक भी उसमें शामिल थे, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। देखिए, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन लोटस कभी हुआ ही नहीं। और जो ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने ही बोझ से गिरती चली दिखाई दे रही थी। अगर हम इसका पिछला प्रकरण देखें तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी में हिटलर राज चल रहा था और अंतरकला थी। अंतरकला कैसे कि आप देखिए, प्रकाश चौधरी जो पूर्व में एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके 16 लोग जो है मंडी में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद राजेंद्र राणा जी जो है, उन्होंने लगातार चिट्ठी भी लिखी जो कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट करी। इन्होंने महाभारत के श्लोक भी लिखे और उसके बाद उन्होंने अपना जाहिर जो है वो पब्लिक रैलीज में भी किया। उसके बाद आप देखेंगे सुधीर जी ने भी बार बार फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बात आप बता रहे हैं। करण नंदा जी, क्रॉस वोटिंग के पहले की बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ये सारे समीकरण जो निकल के आए, तो ये क्रॉस वोटिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस था। इनको याद रखना चाहिए कि हर्ष महाजन जी जो है वो इनके ही पार्टी के मंत्री थे। इन्हीं के जब वर्किंग प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनका एक प्रभाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक छाप की तरह था। वो खुद कहते आए हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी में एमएलए तैयार भी करे हैं और लीडर्स बनाए भी हैं। और वो राजा साहब के ग्रुप के बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो उन्होंने जब इन जो बागी थे इनसे बात करी
तो उन्होंने बोला बिल्कुल हम आपको समर्थन देंगे, और उसके बाद वो 6 की क्रॉस वोटिंग सामने निकल कर आई और 3 इंडिपेंडेंट्स ने भी विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जताया, क्योंकि उन 3 विधायकों को ना तो विकास निधि मिली, ना विकास कार्य मिले, ना जन सुविधाएं मिली। उनको तो यहां तक जो है वो मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में मिलने का समय तक नहीं देते थे। इसलिए ये सारा का सारा जो घुटन का मॉल था और ये रिजेंटमेंट थी, ये वोट के माध्यम से निकल कर आई। इसलिए क्रॉस वोट में भारतीय जनता पार्टी जीती, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी का एक्स फैक्टर रहा इस राज्यसभा जीत के अंदर। और बाकी देखिए, अंत में पर्ची डली। अगर आपको याद है कि विधानसभा का स्पीकर वोट नहीं डाल सकता, वोट क्यों नहीं डाल सकता? बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो वैसे टेक्निकली रिजल्ट 34-33 का था, पर उन्होंने मत डाला। कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का पहले जो हूं वो प्राथमिक सदस्य मेंबर हूं और विधायक हूं, बाद में स्पीकर हूं, पर उन्होंने मत डाला। उसके बाद बबलू जी, जिनकी तबियत खराब हुई थी, उनको हेलीकॉप्टर से ये लोग आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनको सरकारी हेलीकॉप्टर में शिमला लेकर आए और उनका मत डलवाया, और वो भी 34-34 का जो है वो टाई हुआ, और पर्ची में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इसका मतलब सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। तो यही जीत का एक एक्स फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को आप जो मिला। करण नंदा जी बात कर रहे हैं, हाँ फैक्टर मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप जो इसकी बात करें कि ऑपरेशन लोटस कुछ था ही नहीं, क्या पड़ी थी कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जो है, या फिर अनाउंसमेंट अगर कांग्रेस की तरफ से होता या सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हाँ मैं सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो बात समझी भी जाती। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी खुद ही आए, उन्होंने खुद ही कह दिया। मतलब इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? यानी अंदाजा था, अंदेशा था, कुछ प्लानिंग तो थी जिसकी बात कांग्रेस कर रही है लगातार। देखिए, इनके मंत्री ने रेजिग्नेशन दिया, इनके मंत्री ने रिजेंटमेंट पुटअप करी, तो जो मंत्री है वो अकेला तो होता नहीं है, उसके साथ लगभग 2-3-4 एमएलए तो होते हैं, छोटी स्टेट है। जब वो रिजेंटमेंट आई, इनको भौखलाहट होगी कि हमारी सरकार गिर जाएगी। और क्यों गिरेगी? क्योंकि फाइनेंशियल बिल विधानसभा के पटल पर पास ही नहीं होगा, क्योंकि 25 लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 6 बागी, और साथ में 3 लोग जो है वो आपके इंडिपेंडेंट, और साथ में कुछ मंत्रियों के स्वर ठीक नहीं थे। इनको लगा कि कुल मिला के ये फाइनेंशियल बिल पास नहीं होगा तो ये सरकार अपने ही बोझों तले गिर जाएगी। पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमारे 15 विधायकों को, देखिए इनको लगा या आपको लगा? हमें तो लग ही रहा था कि दोनों को। देखिए, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। 15 विधायकों को विदाउट एनी राइम एंड रीजन उनको जो है लगातार जो है उनकी सदस्यता सस्पेंड कर दी गई, कि वो वोटिंग राइट नहीं, उनको सस्पेंड कर दिया गया 70 से। और उसके कारण क्या हुआ कि 15 की संख्या भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई, और उसके बाद इनका फाइनेंशियल बिल पारित हो गया। ऐसी क्या नौबत आ गई थी? कौन सा ऐसा सेक्शन लगा था कि उनको 15 विधायकों को सस्पेंड करने की आवश्यकता पड़ गई? शायद उसी दिन ही इस सरकार का अंतिम दिन होता। तो ये आभास हमें भी था और उन्हें भी था, इसलिए उन्होंने अपना राजधर्म निभाया और हम अपना राजधर्म निभा रहे थे। ठीक है, तोमर साहब आपके पास आएंगे। भले ही सरकार अभी बची है, सुखविंदर सुक्खू जो है अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। प्रतिभा सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट भी नजर नहीं आ रही थी, एक तनाव की स्थिति थी। कैसे समझाया? क्या आगे चल करके कुछ उन्हें मिलेगा, कुछ वादा किया गया है? क्योंकि महत्वाकांक्षा तो उनकी मुख्यमंत्री बनने की थी जो पूरी नहीं हुई। सुबह में कुछ और तेवर थे, शाम आते आते नरम पड़ गए। देखिए किरण जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब विपक्ष में बैठना रास नहीं आता है। इनको विपक्ष में रह के बेचैनी होती है, और ये सत्ता में आने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, और इन्होंने ये अपनाया भी, लेकिन ये पूरी तरह से विफल हुए हैं, और ये देश भर में जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। यहाँ के जो लीडर थे, जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सदन के अंदर क्या हुआ, किस तरह से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात को यह कहा गया कि उन्होंने जो है इस्तीफे की पेशकश की, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरह से जो बिखराव आ जाए, जो 34 विधायक इनके पास है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है अभी, उनको भी ये हटाना चाहते थे, और एक षड्यंत्र के तहत जो है प्रदेश सरकार पर, प्रदेश की सत्ता पर जो है नहीं तोमर साहब समझना चाहूंगी, आप कह रहे हैं सुखविंदर सुक्खू जी के कांटेक्ट में बीजेपी के कुछ विधायक हैं? देखिए, ये
सब हवा में बातें करते हैं, हलचल पैदा करने के लिए करते हैं। प्रदेश के जो जयराम ठाकुर जी है वो हाईकमान को ये दिखाना चाहते थे कि जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी है, अन्य 5-6 राज्यों में इन्होंने जो है इस तरह के षड्यंत्र करके जो है सरकार को अस्थिर किया है, ये हिमाचल में यही करना चाहते थे। हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, इन्होंने ईमानदारी का परिचय दे दिया और इनको ये दिखा दिया है कि जो देवभूमि हिमाचल है वो बड़े से बड़े प्रदेश के बराबर का जो है उदाहरण पेश कर सकता है, चाहे वो वीरता की बात हो, ईमानदारी की बात हो, सच्चाई की बात हो। हम इनको ये कहना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि सरकार किसी हमारी जो दिल्ली से जो एक कमेटी आई हुई, टीम आई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, डीके सिंह जी है और जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने जिस तरह से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो नहीं तो क्या आप दिल्ली के दूत संभालेंगे? हिमाचल की सरकार को दिल्ली के दूत संभालेंगे कि दिल्ली के दूत आएंगे तो वो हिमाचल की सरकार को बचाएंगे? और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि प्रतिभा सिंह जी को ऐसा क्या वादा किया गया जिससे उनके तेवर नरम पड़ गए, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, पार्टी के अंदर इस तरह के कोई वादे नहीं होते हैं। ये कहा जाता है कि अगर किसी से अपनी बात रखवाने की अगर कोई प्रॉब्लम है, अपनी बात पहुंचाने में कोई दिक्कत है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है, वो अच्छी बात है, कमेटियां बनती है और सरकार और संगठन के बीच में जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी और जो हमारा संगठन की जो बात होगी वो कमेटी जो है सरकार तक पहुंचाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि ये देश या प्रदेश में पहली बार हुआ है। ये एक कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी का नेताओं का परिचय दिया है और सरकार और संगठन के बीच में जो छोटी छोटी बातें होती है, किसी बात को लेकर एक मतभेद होता है, उसको खत्म करने का काम किया गया। तोमर साहब, भारतीय जनता पार्टी को तोमर साहब, छोटी छोटी बात आप जो कह रहे हैं ये आपकी छोटी बात पता है ना, सरकार गिरा चुकी है, चाहे हम बात हरियाणा की कर ले चाहे हम पंजाब की कर ले, और ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है जहां पर आप लोगों में फूट है, आप लोग संभाल नहीं पा रहे संगठन की मजबूती और सरकार की मजबूती को, और उसके बाद इल्जाम लगा देते हैं विपक्षी पार्टियों पर कि वो तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति ही क्यों बनती है, परिस्थिति ही क्यों बनती है जहां पर आपके विधायक चले जाते हैं, वो भी ऐन पहले? किरण जी, आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी अंतर्यामी है? इनको 1 महीने पहले पता था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक जो है क्रॉस वोटिंग करेंगे। नहीं तो नाराजगी आज की तो नहीं है ना, नाराजगी कल ही तो नहीं हुई होगी, नाराजगी तो पहले से चल रही है। विक्रमादित्य चले जाते हैं राम मंदिर, वहां भी प्राण प्रतिष्ठा में मना होने के बाद भी तो नाराजगी तो साफ झलक रही है। किरण जी, राम मंदिर जाने में कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं रोका है, हम अब भी जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, कोई आदमी रोक नहीं सकता। विक्रमादित्य सिंह के, सुधीर शर्मा जी के, कोई और जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राम हमारे भी है और हमारे देश सनातन धर्म में जो है राम को सब मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सिखाएंगे हमको कि राम को मानना है या कृष्ण को मानना है। देखिए, हम इनको ये कहते हैं, ये सीआरपीएफ पहले भेजते हैं, हेलीकॉप्टर भी पहले भेज देते हैं, हरियाणा की पुलिस भी पहले भेजते हैं, तो क्या इनको पता था कि ये जो विधायक है हमारे उनसे क्रॉस वोटिंग करवाएंगे? इन्होंने ये षड्यंत्र रचा हुआ था 2 महीने पहले से। ये षड्यंत्रकारी पार्टी है, इस तरह की जो हरकतें हैं। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं करण नंदा जी, जो बातें यहाँ पर तोमर साहब कह रहे हैं तो उसका जवाब इसी के साथ। प्रतिभा सिंह अगर अब बीजेपी में आना चाहती है, क्योंकि जो अंदर खाने भी खबर आ रही है कि अगर वो आना चाहते हैं, जयराम ठाकुर ने भी यही बात कही है, वो अगर तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या संभवतः ये हो सकता है कि अगर विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह आए तो उनको शामिल किया जाएगा बीजेपी में? पहले तो मैंने बताना चाहूंगा, राम सभी के है वो ठीक है, पर जो इनके यहाँ पर कैंडिडेट बन के राज्यसभा के आए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, राम मंदिर जो है वो नहीं बनना चाहिए, ये काल्पनिक घटना है। तो वो तो मानते ही नहीं थे कि राम और रामायण रची है, ये तो ये बोल रहे अब राम सभी के। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दिल है और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सभी राजनेताओं के लिए खुले हैं। अगर आप सभी प्रांतों में देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, बेंगलोर, आपके कहीं भी चले जाओ, आप हिमाचल प्रदेश ले लो, यहाँ पे कोई भी कांग्रेस का नेता अगर आता है, इवन माधवराव सिंधिया आप ले लो, ये आएंगे हिमाचल प्रदेश में, हम इनका वेलकम करेंगे। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जो है वो इज्जत दी है। आप देखिए, हर्ष महाजन जी आए, हर्ष महाजन जी को कोर ग्रुप में डाला गया, कोर ग्रुप के बाद राज्यसभा ले जाया गया, हर्ष महाजन जी जो है वो राज्यसभा में है। इसी प्रकार जो है महाराष्ट्र में जो है राज्यसभा की टिकटें दी गई। अनेकों जगह कांग्रेस के लोग आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उनको हम ये बात करेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए महत्वाकांक्षी है प्रतिभा सिंह, इस बात
को नकारा नहीं जा सकता है और यही एक वजह है कि कांग्रेस में अभी इस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है। करण जी, तो आप समझ सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में अगर आप उन्हें शामिल करते हैं तो सीएम के लिए दावेदार रहेंगी वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है और आदर्शों पे चलती है। जैसा फैसला सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा वो भारतीय जनता पार्टी की सराखों पर होगा। इसलिए जो फैसला अंतिम होगा वो हमारा भी अंतिम फैसला होगा। रहेगी बात जो ये बातें कर रहे थे, मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा कि ये हवा में बातें नहीं थी, ये वोट डाला गया है और 6 से 9 विधायकों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन के पक्ष में पड़ा है। तो ये बातें हवा में नहीं है, ये स्टैंप लगा के डब्बे में डाली गई बातें हैं। भाई साहब, आंखें अच्छे से देखती है। आप लोगों के मंसूबे पे कुछ देर के लिए ही सही पानी तो फिरा ना, आगे की तो रणनीति अभी तैयार होगी कांग्रेस की भी, पानी तो फिरा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद स्वयं इनके लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ संपर्क में भी है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ वातावरण बदलने की बात है, पर जिस दिन समय आएगा उस दिन एक रात भी ये सरकार टिक नहीं पाएगी, क्योंकि इनके लोग खुद ही एक सफोकेशन के माहौल में हैं और कांग्रेस को स्वयं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है तोमर साहब, बहुत जल्दी से आंसर दीजिएगा, वक्त की कमी है, वाइंड अप हो रहा है। सफोकेशन का माहौल बना हुआ है, वातावरण बदलने की बात आप खुद भी कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चलता रहेगा कि एक रिजॉर्ट गए, दूसरे रिजॉर्ट गए, फिर आए हिमाचल, फिर गए, यही होगा? ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस घटना से सबक लेना चाहिए। इनका सिर्फ राज्यसभा के लिए सदस्य चुनने का मकसद नहीं था, इनका हिमाचल में सरकार को गिराने का मकसद था, जिसके लिए इन्होंने इतनी जो है बेशर्मी के साथ काम किया, इतनी जो अनैतिक तरीके से जो है ये काम किया। लेकिन तो मानेंगे ना कि गलती कांग्रेस की भी है, मानेंगे ना गलती कांग्रेस की भी है, एकजुटता नहीं बनाएंगे। जिस बात के लिए वीरभद्र सिंह माने जाते थे, हर्ष महाजन उनके रणनीतिकार थे, सबको जोड़ के चलते थे, वो चीज नहीं हो पाई। देखिए किरण जी, हमारे पास 40 के 40 विधायक इतने काबिल है कि वो सभी लोग मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। सभी की सपना होता है कि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा जी ने अलग इच्छा जताई है। हमारे पास मुकेश जी है, राजेंद्र राणा जी थे, हमारे पास विक्रमादित्य सिंह थे, बहुत नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनने लायक है। लेकिन हमारे उसके बावजूद एक आदमी पर आके संतोष करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये षड्यंत्र हिमाचल में रचा और उसके बाद जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी, इनसे इनके भारतीय जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व ठीक है, वक्त की कमी है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए और चर्चा में तमाम अपने पक्षों को यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन अभी भी संकट के बादल जो है वो पूरी तरह से छटे नहीं है, अभी भी और काम करना बाकी है। लेकिन कांग्रेस को इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से अपने संगठन को, अपने पार्टी के नेताओं को जो है एक साथ एकजुट करके रख सके, ताकि जो विपक्षी दल यानी दूसरे पार्टीज पर यह बात आती है कि वो तोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, तो ऐसी स्थिति से उनको सामना ना करना पड़े। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के अभी हिमाचल में जो है बातें चलेंगी, क्योंकि पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रतिभा सिंह पहुंची हुई है। संकट के बादल को किस तरह से पूरी तरह से खत्म करना है, इसको लेकर के चर्चाओं का दौर भी चलेगा, आगे भी अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमएच1 न्यूज के साथ।